नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बिहार में गठबंधन तय हो गया है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो तय हो गया है और इसकी जानकारी चिराग पासवान ने दी है। जी हां, एनडीए खेमा उसने जो अभी तक बातचीत हुई है उससे कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं कि इतनी सीटें इन लोगों को मिल रही हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा से बैठक की और हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। यानी कि सीट कितनी दे रहे हैं ये नहीं बताया, लेकिन तय हो गया है मामला। दूसरी तरफ एक संकट चिराग के चाचा की तरफ आ गया है कि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि जब बातचीत की हमने आपको सुनाया भी कि किस तरह से चिराग पासवान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन में है या फिर नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं आज समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, वो साथ में है, गठबंधन में है, मुझे नहीं पता, क्या समझा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि कितने दिनों बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए। वो लगातार मीडिया को अवॉइड कर रहे थे, इस तरह की बाइट्स देने से बच रहे थे, और आज उनकी मुलाकात जेपी नड्डा साहब से होती है और उस मुलाकात के बाद वो मुखातिब होते हैं मीडिया से। यानी कि उनके पास कुछ ऐसा कहने के लिए था जिसको लेकर के वो मीडिया के सामने आए। उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था। अब जो दो प्रश्न थे जिसको लेकर के ऐसा लग रहा था लगातार मीडिया उनसे उत्तर चाहता है। पहला कि भाई आपको कितनी सीटें मिल रही हैं। बहुत ही क्रूड अंदाज में ये प्रश्न उनसे बार बार पूछा जा रहा था, जिसको अपने तरीके से उत्तर देने की उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग जो वैशाली में हुई थी उसमें भी की थी कि भाई आपका गठबंधन किनके साथ है, कितनी सीटें मिलेंगी आपको, और दूसरा कि चाचा की स्टेटस क्या रहने वाली है, क्या आपके साथ होंगे आपके चाचा जो केंद्र में मंत्री हैं पशुपति पारस, या फिर वो आपसे अलग होंगे। तो देखिए, ये जो एक जवाब है ये दोनों प्रश्नों का जवाब बनकर आया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता है वो एनडीए में हैं या नहीं, यानी कि सीधे सीधे उनके जो एग्जिस्टेंस है एनडीए के अंदर उस पे ही उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया। और दूसरी बात कि जैसे ही वो ये बातें कहते हैं जेपी नड्डा जी से मुलाकात के बाद, तो उसका अर्थ ये भी हो जाता है कि किसी न किसी कॉन्फिडेंस के आधार पर वो कह रहे हैं कि वो हैं कि नहीं गठबंधन में हमें नहीं पता, कोई बेस है उनका, कोई बेस है। तो जो बातें पहले भी हम लोग इस प्रोग्राम में कर चुके हैं उससे बड़ा ही स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस संभवतः आखिरी दफा आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक अटेंड की और इसके बाद उनके पास एनडीए में बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि जहां तक सवाल लोक जनशक्ति पार्टी का है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने जो बनाई थी वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन सा था कि भाई किसकी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करती नजर आ रही है कि वो चिराग पासवान और उनके नेतृत्व में यकीन कर रही है। रामविलास पासवान के जाने के बाद 5 साल लग गए उनको ये तय करने में, लेकिन उन्होंने तय कर लिया। और जिस तस्वीर को आज आपने देखा, जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात, इस तस्वीर की बॉडी लैंग्वेज, जिस तस्वीर में जिस तरह के भाव हैं वो सारे स्पष्ट कर देते हैं कि कोई और ऐसी तस्वीर उनके चाचा के साथ नड्डा जी की नहीं आने जा रही है। तो चाचा के साथ धोखा हो गया है, एक तरह से कहा जाए सियासी धोखा, क्योंकि पहले केंद्रीय मंत्री बनाए गए इसलिए क्योंकि वो अपनी पार्टी तोड़कर आए थे। अब पार्टी तोड़कर आना उनके लिए वैसा हो गया है, ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसा वाला सिस्टम हो गया है उनके साथ। देखिए, ये जो चाचा भतीजे की कहानी है इसको किन किन राज्यों में नहीं खेला गया ये भी है। और भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है। सियासत में चाचा भतीजा ज्यादा चलता है।
हाँ, मतलब हर राज्य में ऑलमोस्ट वो भी है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिक्चर में होती है और वो कहीं चाचा को चुनती है और कहीं भतीजे को चुनती है। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कि चाचा को चुना गया चिराग पासवान के भी मामले में, और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। केंद्रीय मंत्री वो बन गए और अभी तक केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन देखिए कि कैसे उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि चाचा उनके काम के नहीं, भतीजे उनके काम के हैं। तो उन्होंने, जाहिर है कि चाचा केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट की बैठकों में प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन था वो तो ऑन हो गया भतीजे के साथ। ये एक दिन की तस्वीर तो है नहीं। इस तस्वीर को घटित होने में एक पूरा प्रोसेस लगा होगा ना। उस प्रक्रिया विशेष के बाद ही तो ये तस्वीर हमारे और आपकी आंखों के सामने है। तो जाहिर है कि वो थे मंत्री, लेकिन जिनसे हमको मतलब है उनसे हम बात करते रहेंगे, और उन्होंने चिराग पासवान से ताल्लुक जोड़े रखा, बात करते रहे। हाँ, चिराग पासवान ने कभी सीमा तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये ऐसी चीज है जिसका उन्हें लाभ हुआ, नो डाउट। अगर वो सीमाएं तोड़ते और आरजेडी की तरफ जाते और या फिर कुछ और इंडिपेंडेंट लाइन लेते तो शायद ये दिन उनके जीवन में भी नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपना धैर्य रखा और साथ ही साथ फील्ड में मेहनत करते रहे। महाराष्ट्र में भी भतीजे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मजबूत लगे और चाचा चूंकि हर बार राह में रोड़ा बन जाते थे। ऐसा नहीं है कि चाचा पवार साहब नहीं आना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2014 में ही बैठक हुई थी और तभी आना चाहते थे, लेकिन उनकी जो ईमानदारी थी ना वो क्वेश्चनेबल थी, ये लोग कहते हैं, और इस कारण से उनकी पार्टी जो है वो टूटी। तो भतीजे को भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया और देखिए आ गए। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा शिवपाल जी ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो गई थी, उनका सिक्योरिटी, उनकी कई बार बताया गया, मीटिंग भी हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें रियलाइज हो गया कि ये गड़बड़ हो जा रहा है। पीयर प्रेशर भी था, पब्लिक वहां की जो है जनता वो कह भी रही थी, और अंततोगत्वा वो आए और इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए कि चाचा और भतीजे की रेस में भतीजा आगे बढ़ चुका है, उन्होंने पार्टी में फिर से अपनी जो भागीदारी है, योगदान देना उन्होंने शुरू कर दिया है। शायद इस मामले में पारस जी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरे, युवाओं की राजनीति, इन सबों को सामने रख करके यह आकलन करती है कि वोट किसके पास है। और वोट आज की तारीख में चूंकि चिराग पासवान के पास है, सो देयर इज नो लव लॉस्ट, वोट उनके पास है और इसीलिए वो आज चिराग पासवान के साथ। अच्छा, बीजेपी को इसमें खराब क्यों कहा जाए? बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया है 400 प्लस का, उसे जो भी जहां पर भी लगेगा कि ये जीतने वाला है या फिर इसकी हैसियत इतनी है सियासी तौर पर, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से दे रही है। क्या इसे गलत या सही के पैमाने पर नापा जा सकता है राजनीतिक लिहाज से? साल 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत कर आई, मात्र 2 सीट। 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मेशन को 4 साल हुए थे और वो पहला चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी की हत्या हुई थी और सहानुभूति की लहर थी, 414 सीटें जीत कर आई। तो 2 सीटों से वो सफर जो है आज मेरे ख्याल 303 सीटें हैं उनके पास। तो ये सफर बड़ी लंबी यात्रा का परिणाम है। इसमें बड़े रूथलेस डिसीजन, बहुत निष्ठुर होकर के अपने फायदे का सौदा करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया के तहत ही जाहिर है कि इस आंकड़े को प्राप्त किया गया है। इसलिए गलत या सही राजनीति में नहीं होता है। गलत या सही पशुपति पारस ने उस वक्त नहीं सोचा था जब उन्होंने अपनी ही पार्टी तोड़ दी थी। उस पार्टी में अपने पिता के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उस पार्टी को चलाते थे और उनके पिता सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ये उनके भतीजे जो थे, ये उनको अब भाई के बाद जाने के उन्हें लगता था कि उनकी पार्टी होनी चाहिए। अब रामविलास जी के लड़के को लगता था कि पार्टी
मैं चला सकता हूं, मैं चलाऊंगा, तो ये बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, धैर्य बहुत मुश्किल होती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और शायद यही वजह है कि आज वो इस मजबूत स्थिति में पहुंचे हैं। और इसमें धैर्य से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा नैतिकता और सात्विक और वही राजनीति रही है। देखिए, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है वो अपने फायदे का सौदा किस तरह से फायदे को सुनिश्चित करना, ये भी उन्होंने किया है। अपने जमाने में कांग्रेस भी किया करती थी और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और देखिए, ये तमाम दल जो हैं और तमाम जो एक्टर्स हैं, ये उनके लिए पॉन्स हैं चेस बोर्ड पर, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो कोई और हो, शिंदे जी हो, यहां तक कि वो आज की तारीख में नीतीश जी को भी वही मान रहे होंगे। पशुपति पारस और चिराग पासवान तो नीतीश जी के अभी पीछे ही है ना। उनको किस तरह से दरवाजा बंद करके वापस ले लिया, क्योंकि वो लक्ष्य 400 का सेट किया गया है और उसके लिए हर तरह के समझौते, भावनाओं को किनारे रखो और उन्हीं भावनाओं को किनारे रखने के क्रम में अपने मंत्री को उन्होंने उस लायक समझा ही नहीं कि वो सीट जीत सकते हैं। और ये सच भी है। आज की तारीख में बिहार की जो जमीन है उस पर पशुपति पारस की वो जो एक सियासत है वो कमजोर पड़ चुकी है। वो कभी वैसी थी भी नहीं। वो अपने भाई के दम पर, रामविलास पासवान की ताकत पर थ्राइव कर रहे थे और अब अगर थ्राइव करते तो अपने भतीजे के दम पर थ्राइव करते। ये जो सीटें जीती हुई हैं, ये ना चिराग पासवान की जीती हुई है, ना पशुपति पारस की जीती हुई है, ये रामविलास पासवान की जीती हुई सीटें हैं। उनके नेतृत्व में उस वक्त पार्टी थी। अब तो परीक्षा शुरू होगी, तो लिहाजा वो हालात से बहुत समझौता नहीं कर पाए और नीतीश कुमार को ये पार्टी तोड़नी थी। नीतीश कुमार उस दंश को नहीं भूल पाए थे जो चिराग मॉडल के जरिए 2020 में चिराग पासवान ने उनको दिया था। आज की तारीख में वो 40 पर है। आज की तारीख में उनकी सीट संख्या जो है वो घटने जा रही है। पिछली दफा बराबरी लड़े थे, इस बार वो बराबरी वाला नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह की बात करीब करीब सामने है। तो ऐसे में वो दंश भूल नहीं पाए थे। उन्होंने पार्टी को तोड़ा और उनकी राजनीति को वही सही लगा और अपने कोटे से पशुपति पारस को मंत्री भी बनवाया। लेकिन इस क्रम में हुआ क्या? इस क्रम में देखिए, आज की तारीख में पशुपति पारस जो मुख्य प्लेयर थे, संभवतः उनको टिकट नहीं मिलने जा रही है। उन्होंने अपने साथ 4 MP भी लाए थे। उसमें एक का नाम वीना सिंह, महबूब अली कैसर, चंदन सिंह और प्रिंस राज पासवान। मुझे नहीं लग रहा है कि इन चारों के बारे में कोई सोच रहा है। और एक नए चेहरे के साथ लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में अपना पहला बड़ा चुनाव लड़ने जा रही है। और इस चुनाव में, हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो चिराग मॉडल की वजह से एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो प्रॉपर गठबंधन, इंडिया गठबंधन में रह करके ये पहला बड़ा चुनाव होगा। इसमें सारे फ्रेश फेसेस होंगे, तमाम नए लोग होंगे और ये जब लड़ रहे होंगे तो चाचा पारस जो है वो हाथ मसल रहे होंगे। अब उनके पास विकल्प क्या है, आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर वो बगावत कर जाते हैं, जो कि स्वभावतः लोग करते हैं इन परिस्थितियों में, तो उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। वो बगावत करके जाएंगे कहाँ? वो आरजेडी की तरफ जाएंगे। वहां उन्हें हो सकता है कि किसी एक सीट से कहा जाए कि आप लड़ जाइए, पर जीत की गारंटी है क्या? और अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर तो एक तरह से पटाक्षेप हो जाएगा। जीत जाएंगे तो सांसद रहेंगे, इधर रहते हैं तो ये दल अगर सत्ता में है और कई जगहों पर है, और अगर मान लीजिए कि दोबारा से आ जाता है जीत करके, तीसरी दफा प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दरवाजा नॉक कर सकते हैं कि देखिए साहब, हम आपके केंद्रीय मंत्री थे, हमें रिहैबिलिटेशन चाहिए। ऐसा कर भी देते हैं। किसकी जरूरत कब पड़ जाए कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर बगावत करते हैं और आरजेडी से जीत जाते हैं और उधर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो लाभान्वित रहेंगे वो। लेकिन जिसकी संभावना थोड़ी संभावनाएं जो है, एग्जिट पोल और ये सब चीजें जो आ रही हैं, ओपिनियन पोल, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से तैयारी की जा रही है तो उनके पास ऑप्शंस बड़े सीमित हो जाते हैं। नाराजगी और गुस्से को वो किस तरह से जज्ब कर पाते हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि चिराग पासवान, जिनके पास आज की तारीख में सिर्फ एक एमपी है, वो खुद, उनको 5 सीटें दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिनके पास 5 सांसद है उनको कुछ भी नहीं, उनको 0 सीटें दे दिया। तो ठन गोपाल है फिलहाल के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अच्छी तरीके से बिहार में भी और कहा जा रहा है महाराष्ट्र में भी चीजें सेटल कर ली। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में तो आप देखिए, ये तो तस्वीर भी आई है, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा, उनको 1 सीट है, मांझी जी को 1 सीट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है और सब तैयार हैं। संभवतः कल मुकेश सहनी भी रेडी हो जाए, अभी तक बात तो नहीं बनी है। तो ऐसे में अगली लिस्ट जो आनी है वो संभवतः आनी है गुरुवार को। तो गुरुवार को लिस्ट जो आएगी उसमें जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करेगी, उसने कितना छोड़ा उसी से स्पष्ट हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा बढ़िया बात ये हो गई है कि ओवैसी साहब ने घोषणा कर दी है 11 सीटों की। तो अब वो कैसे पता नहीं प्ले आउट होती है, लेकिन फिलहाल लग तो यही रहा है कि ये जो 11 सीटें हैं, इनमें कम से कम 5-6 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो गैर भाजपा वोटों को बहुत जबरदस्त तरीके से बांट देंगे। तो वो भी अपने आप में एनडीए की स्थिति को थोड़ा मजबूत बनाता है। पर इन सब के बीच चाचा पारस के लिए बहुत कुछ रह जाता है अब एनडीए में। ऐसा लगता नहीं है, उनके जो सहयोगी थे सांसद, उनके लिए भी रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में चिराग जलाएगी। चलिए, तो भतीजा पास हो गया है और चाचा एक बार फिर से फेल हो गए हैं। अब ये चाचा फेल जो हुए हैं वो कुछ सीख रहे हैं इस फेल होने से। क्या कोई उनके पास अलग रणनीति है, अपनाएंगे आने वाले दिनों में? देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, बिहार में क्या चिराग खेल करने वाले हैं? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।